आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के साइंस के मॉडल क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। प्रश्न देखिए इस प्रकार है। ये पहला प्रश्न है कि चूना पत्थर का सूत्र इसमें कौन है? ए CaO, बी CaCO3, सी CaOH2 या डी CaCl2। तो इसमें से ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो कली चूना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यही है चूना पत्थर। तो इसका उत्तर यही सही होगा, बी। दूसरा प्रश्न है कि लेड ऑक्साइड का सूत्र कौन है इसमें से? तो ये लेड क्लोराइड है, ये लेड हाइड्रोक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड है, ये लेड नाइट्रेट है। तो ये सी इसका उत्तर होगा। सोडियम सल्फेट इसमें कौन है? ये तो बेरियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये तो सी सही होगा। इसके बाद प्रश्न 4 में देखिए कॉपर का संकेत कौन है? तो ये तो सब हम जानते हैं, कॉपर का संकेत Cu होता है, तो ए में है तो ये सही होगा। 5वां प्रश्न है कि सिल्वर का संकेत क्या है? सिल्वर का संकेत Ag होता है, तो जहाँ Ag दिखाई देगा उसमें हम टिक करेंगे, बी में है तो बी सही होगा। इसमें लवण है, कौन इसमें लवण है? HCl अम्ल है, NaCl लवण है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, यह भी क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम क्लोराइड होगा जो बी में है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्षार के ऑक्साइड है अम्लीय, लवणीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? तो क्षार के ऑक्साइड तो क्षारीय ही होंगे, सी ठीक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र है, एसिटिक अम्ल का इसमें कौन सूत्र है? तो ये देखिए, ये क्या है? ये फार्मिक अम्ल हो गया, ये तो मिथाइल अल्कोहल है, मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है, और ये है, यही है एसिटिक अम्ल, तो डी सही होगा। फिर मेथेनॉल है, मेथेनॉल कौन है इसमें? तो ये तो अल्कोहल है, ये मेथेनॉल HCHO, यही मेथेनॉल का सूत्र है, तो ये बी सही होगा। और 10वां प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है उत्तल लेंस का, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कार्य कर सके? तो कहाँ रखा जाएगा? आवर्धक लेंस के रूप में, मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा कब? तो आवर्धक लेंस का अथवा प्रतिबिंब बड़ा तब बनाएगा जब वस्तु को उत्तल लेंस के F और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो F से कम दूरी पर होना चाहिए, तो F है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होना चाहिए ये प्रकाशिक केंद्र, और 10 सेंटीमीटर के बीच में। तो कौन सा यहाँ पर दूरी है? ये 15 सेंटीमीटर, ये तो ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर से, 7 सेंटीमीटर या कम है, 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 25 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये 7 सेंटीमीटर जो होगा यही होगा आंसर। क्योंकि देखिए उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु को ये जो फोकस दूरी है और प्रकाशिक केंद्र O है उसके बीच में अगर रखा जाता है तो बना हुआ प्रतिबिंब आवर्धित होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु की ओर ही होता है। तो इस प्रकार यह जो दूरी होगा 10 सेंटीमीटर से कम ही होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की यदि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तब फोकस दूरी का दुगना होगा वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी का दुगना होता ही है। तो यहाँ पर देखिए ये 25 सेंटीमीटर है तो उसका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही होगा ए। अब दे रहा है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें जो है जैसे ए है यही है 1/f = 1/v + 1/u,
U, तो यही होगा इसका सूत्र। फिर श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम होता है। श्वेत प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है वो क्यों बनता है? तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन से, कि प्रकाश के परावर्तन से बनता है, कि प्रकाश के अपवर्तन से। तो न तो प्रकाश के अपवर्तन से बनता है, न प्रकाश के परावर्तन से, न प्रकीर्णन से। ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से वर्णक्रम का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश के विक्षेपण से वर्णक्रम बनता है। तो ये सही होगा उत्तर। इसके बाद तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन है, कि प्रकाश का परावर्तन है, कि प्रकाश का विक्षेपण है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के परिघटना के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो ये सही होगा। फिर अगला है कि 3 प्रतिरोधक हैं, 2 ओम के, 4 ओम के तथा 8 ओम को, तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कुल प्रतिरोधक होगा कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक जोड़े जाते हैं ना, तो उनका कुल प्रतिरोध जो होगा तीनों के योगफल के बराबर होगा। तो 2 ओम और 4, 6 और 8, 6 14, ये 14 ओम होगा। तो ये पहला सही होगा। अब देखिए 16वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सुचालक है? कांच है, कि शुद्ध जल है, गैस है, कि लवण का घोल है? तो ये लवण का घोल जो होता है ना, यह चालक होता है, यही सही होगा। कांच में नहीं चालन होगा, शुद्ध जल में भी चालन नहीं होगा, गैस में भी विद्युत का चालन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है कि विद्युत आवेश को दर्शाते हैं कैसे? इसको दर्शाते हैं तो ए है वोल्ट में, बी है जूल, सी कूलाम, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश का मात्रक मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। तो उसका मात्रक कूलाम होता है। तो ये सही होगा। तो चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है, क्या होता है? आकर्षण विकर्षण दोनों होता है या कोई नहीं? तो विजातीय ध्रुव मतलब कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव अगर आते हैं तो इनके बीच आकर्षण होगा, इसलिए यह ए सही होगा, ये होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है? तो भोजन जो बनता है वो भेजा जाता है जाइलम द्वारा, कि फ्लोएम द्वारा, कि रंध्र द्वारा, या इनमें से सभी। तो देखिए जाइलम द्वारा तक जल और खनिज लवण को भेजा जाता है, फ्लोएम द्वारा बना हुआ भोजन को भेजा जाता है। तो इसलिए ये बी सही होगा। फिर अगला प्रश्न इस प्रकार है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसको तो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। ये जो प्लीहा है यही है, ब्लड बैंक इसी को कहा जाता है, या कब्रगाह भी इसी को कहा जाता है। यहीं पर आरबीसी मर जाते हैं, यहीं पर आरबीसी एकत्रित रहते हैं, तो ये ब्लड बैंक कहलाता है हमारे शरीर का। अब अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, थायराइड। देखिए जो यकृत होता है ना, यही हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि डायनसेफलन तथा सेरेब्रम भाग है, तो ये अग्र मस्तिष्क के भाग है, कि मध्य मस्तिष्क के, कि पश्च मस्तिष्क के? तो ये सेरेब्रम जो होता है और डायनसेफलन ये अग्र मस्तिष्क के भाग होंगे, ये सही होगा। अंडाणु निकलते हैं योनि से, कि गर्भाशय से, कि अंडाशय से, कि फैलोपियन ट्यूब से? तो ये अंडाशय से निकलेंगे अंडाणु। तो इस प्रकार सी सही होगा। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसको जनन कहते हैं। तो ए सही होगा। अगर संतान को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो उसका लिंग क्या होगा? तो उसका लिंग स्त्री का होगा, स्त्रीलिंग होगा, वह मादा शिशु होगा। ये सही होगा, क्योंकि जो पिता का गुणसूत्र जो होता है उसी पर डिपेंड करता है संतति का लिंग। अगर पिता का X गुणसूत्र माता के किसी भी गुणसूत्र से मिले, क्योंकि माता में या कहिए कि मादा में जो गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, वो दोनों जोड़ा का दोनों पार्ट होता है, वो X होता है। जबकि
पिता या पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें जो एक जोड़ा होता है, इसमें एक वाई होता है, एक एक्स होता है। तो अगर वाई मिलता है ये जो मादा के गुणसूत्र से तो बालक होगा, और अगर एक्स पिता का मिलता है ये मादा के गुणसूत्र, किसी भी गुणसूत्र से, तो बालिका का जन्म होगा। तो इस प्रकार एक्स अगर मिल रहा है पिता का तो यहाँ पर स्त्री का जन्म होगा, या लिंग जो होगा स्त्री का होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है 26वां कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने देखिए 7 गुण का अध्ययन किया था। ये मटर के 7 गुणों का अध्ययन उन्होंने किया था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होगा कौन सा, इसमें से जैविक या कौन सा पदार्थ है, या कौन सी ये इसमें से कौन ऐसा है जो कि ये अपघटित हो जाएगा जैव प्रक्रिया द्वारा, मतलब जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा। तो सूखी घास के पत्ता, कि पॉलीथीन बैग, कि रबर, कि प्लास्टिक के बोतल। तो इसमें देखिए सूखी घास के पत्ते जो है ना ये अपघटित हो जाएंगे जैव प्रक्रम के द्वारा, और ये सभी अपघटित नहीं होंगे। फिर अगला प्रश्न है कि अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं जीवाणु एवं विषाणु। तो नहीं, ये तो जीव हैं, तो ये तो जैव घटक है। वायु, मृदा तथा जल, हाँ ये अजैव घटक है। मनुष्य और वायु, इसमें भी एक जैव घटक है। हरे पौधे, ये भी जैव घटक। तो ये होगा बी वाला, वायु, मृदा तथा जल। इनमें ये कोई भी सजीव नहीं है, तो ये अजैव घटक है, इन्हीं को अजैव घटक कहा जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करता है। विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करता है। तो चुंबक की भांति, कि मोम की भांति, कुचालक की भांति, कि लीड की भांति। तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो अगला प्रश्न है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, क्या होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, कि ए और बी दोनों, की इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होता है चुंबक के भीतर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मॉडल प्रश्न पत्र में दिया हुआ था उसका हम आंसर कर दिए, और इसको आप पढ़िए और समझिए। अगर पढ़ लिए और समझ गए हों तो फिर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इसी प्रकार के और जो क्वेश्चन है उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।